बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले लाजमी शर्त यह है कि आपने चैप्टर नंबर 17 को बेहतर अंदाज में पढ़ा हो, उसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करा हो, उसकी कॉन्सेप्चुअल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आते हों। अगर ये तमाम चीज़ें आपको आती हैं तो फिर तो एमसीक्यूज का सॉल्व करना इंतहाई दर्जे में आसान है। लेकिन यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी, अगर उनका मतलब आपको नहीं मालूम तो फिर एमसीक्यूज आपको समझ में नहीं आएंगे। बेहतर तरीका यह है पहले चैप्टर को पढ़िए, देन उसके बाद की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व शुरू करते हैं। हम चैप्टर नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 लिखते हैं। विच वन इज सबसेट ऑफ n? n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। इस n जो एक सेट है नेचुरल नंबर का 1 से लेके अप टू इंफिनिटी तक, अब ये कह रहे हैं इसके अलावा जो सेट्स यहाँ पे लिखे हैं क्या ये इसके अंदर मौजूद हैं? सबसेट का मतलब क्या ये इसके अंदर मौजूद है? सिंपल इज दैट। तो पहला सेट लिखा है z, z स्टैंड फॉर इंटीजर्स, जबकि इंटीजर्स नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पीछे वजह ये है कि इंटीजर्स के अंदर माइनस में भी आते हैं, जबकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद लिखते हैं q स्टैंड फॉर रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर तो 1.2 भी होता है, 2.3 भी होता है, 3.4 भी होता है, 3/7 भी होता है, जबकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर। होल नंबर से मुराद है कि विदाउट डेसिमल होता है, डेसिमल में नहीं होते ना फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। आई बात समझ में? अच्छा जी, यहाँ पे होल से हरगिज मैंने आपसे ये नहीं कहा कि होल नंबर से मुराद 0 1 2 3 4। नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होते हैं। होल से मुराद ये है कि वो डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होते। पार्ट ऑप्शन सी ई भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ई है स्टैंड फॉर इवन नंबर्स, जबकि इवन नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। नेचुरल नंबर में 0 भी नहीं आता, तो इसका मतलब ये तीनों इसके सबसेट नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या ऑप्शन? इसके बाद है ऑप्शन डी, उस पे लिखा पी स्टैंड फॉर प्राइम। प्राइम नंबर्स कहाँ से आते हैं? 2 3 5 7। तो पता चले कोई नया नंबर का सेट नहीं है, बल्कि ये नेचुरल नंबर्स में से ही कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। ये नेचुरल नंबर में से ही निकाला है, कोई अलग से कोई सेट नहीं बताया प्राइम नंबर का। हमने बताया प्राइम नंबर्स कौन से नंबर है? ये सारे वो नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट, टेबुलर फॉर्म a is equal to x such that x belongs to z and x square is equal to 25। कहते हैं z जो है बिलोंग करता है इंटीजर से। z किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। तो आप ये बताइए नंबर 2 में x square is equal to 25। सिंपल z आपसे ये पूछने बताएं किन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। -5 का स्क्वायर करके देख लें या 5 का स्क्वायर करके देख लें, दोनों से आंसर क्या आएगा? 25 आ जाएगा। नंबर 3, फॉर टू सेट्स a एंड b इफ OA इज इक्वल टू OB। क्या मतलब? दो सेट्स हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, OA से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A, OB से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B। उसके आगे लिखते हैं इफ टू सेट्स A एंड B, दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर है। तो बताओ ये दोनों सेट्स आपस में क्या होंगे? जैसे मिसाल के तौर पे कहना ये चाह रहे हैं, एक सेट है हमारे पास 2 3 4 और एक सेट है हमारे पास ABC। अब जरा गौर से देखें, इन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? बराबर है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि इसकी तादाद भी 3 है, इसकी तादाद भी 3 है, तो ये दोनों सेट्स आपस में क्या कहलाएंगे? याद रखिएगा, ये दोनों सेट्स आपस में इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है, इसमें एक मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये जो है A और B ऐसे नहीं है, बल्कि इसके बीच में ये साइन है जो कि मिस है। ठीक है जी, इसके बीच में ये साइन है, दिस साइन है रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट। दो चीजों का आपस में अगर कोई रिलेशन है इक्विवेलेंट का तो इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास पार्ट 4 कहते हैं x such that x belongs to n, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, एंड मैथमेटिक्स में इस चैप्टर में सेट्स को सामने रखते हुए दो सिंबल्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसको हम एंड पढ़ते हैं और इसको हम और पढ़ते हैं। क्लियर? ये आगे दोबारा इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने यहां लिखते हैं x such that x belongs to n and x less than 1। यानी कि ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 1 से छोटा हो। तो पता चला कि नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होते हैं, 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। नहीं है, जब होते ही नहीं है, सेट क्या बनेगा? एम्प्टी सेट बनेगा। क्लियर? क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट, यानी कि ऑप्शन सी।
उसके बाद लिखते हैं ए जो है 1 2 3 4 है और बी जो है वो 2 4 6 है। सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम कीजिए, यानी कि एक्सेप्ट कॉमन, जो कॉमन है उनकी बात नहीं हो रही, उसके अलावा देखें क्या कॉमन है। 2 और 4 कॉमन है तो रिमेनिंग आ जाएंगे 1 3 6, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1 3 6। नंबर 6, विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B, इसी तरीके से ये बराबर आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B एंड A, इससे कोई फर्क नहीं है। A इंटरसेक्शन B व्हिच इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन। हाँ, एक जगह मसला होता है, इन जो 4 ऑप्शंस हैं इसके अंदर मसला तो एक और जगह भी होता है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। याद रखिएगा A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A, मतलब ये डिफरेंस का जो लॉ है इसको होल्ड नहीं करता। होल्ड नहीं करता से मुराद ये है कि अगर आपने इसके ऊपर ही लगा दिया डिफरेंस A माइनस B इज इक्वल टू B माइनस A, तो इसका आंसर कभी भी बराबर नहीं आएगा। आप चाहे चेक करके देख लीजिएगा, हम लोग चैप्टर के अंदर डिफरेंस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी जो है डिफरेंस, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोबारा पढ़ता हूं मैं, विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब मैंने आपको अभी तफसील से समझाया। नंबर 7, अब नंबर 7 एक टिपिकल एमसीक्यूज है। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त बस इतना सा इस बात का ख्याल रखिएगा कि एमसीक्यू सॉल्व करते हुए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि शॉर्टकट की जो होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। लंबे लंबे मेथड को इस्तेमाल नहीं करते, प्रूफ्स करके नहीं दिखा रहे होते, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई एक छोटी सी मुख्तसर शॉर्टकट की होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए एमसीक्यूज के अंदर भी मैं वही इस्तेमाल करने वाला हूँ। देखिए याद रखिएगा, जब भी आपके पास एंड का ऑपरेशन आए, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई और सेट बिल्डर फॉर्म में एंड का ऑपरेशन आ जाए, यानी कि दिस वन, तो याद रखिएगा ये हमेशा बिलोंग करता है इंटरसेक्शन से। और इस ऑपरेशन जिसका नाम है और, क्या नाम है इसका, अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखी और इसके अंदर ये वाला ऑपरेशन आ जाए जिसको और पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा ये बिलोंग्स करता है यूनियन से। अब क्या रीजन है क्या नहीं, इसको छोड़ दें, इसका अगर तफसील से जानना चाहते हैं तो मैंने अपने सेशन के अंदर इसको जो है वो अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। बस अभी एमसीक्यूज करते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। 2 सिंबल बताए, अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है उसमें ये ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस वक्त इंटरसेक्शन की बात हो रही है। और अगर ये ऑप्शन लगा जिसका मतलब और होता है, इसका मतलब यूनियन की बात हो रही है। तो हम अपने पार्ट 7 में देखते हैं, x such that x p और x belongs to q। मतलब ये है कि x या तो प्राइम से बिलोंग करता है या, और का मतलब या किससे बिलोंग करता है, रेशनल से। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है और, तो इसका जो राइट आंसर होगा यूनियन होगा। चेक करते हैं यूनियन कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि p यूनियन q। ये शॉर्टकट की है, मैंने फिर बताया ये शॉर्टकट है। इसके पीछे क्या रीजन है वो मैंने अपने प्रीवियस सेशन में इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट नंबर 8, x such that x belongs to u, u stand for universal and x does not belong to a intersection b। x यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है लेकिन a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करता। a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल से मैं तो कर रहा है लेकिन a इंटरसेक्शन b से नहीं कर रहा। जब नहीं कर रहा तो इसका मतलब है a इंटरसेक्शन b के तमाम एलिमेंट्स को यूनिवर्सल में से क्या करा दो, माइनस। तवज्जो रखिए, मैंने क्या कहा, एक सेट ऐसा है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद है, यूनिवर्सल सेट है, तमाम एलिमेंट्स मौजूद है, लेकिन उसमें क्या मौजूद नहीं है, उसमें ये मौजूद नहीं है। तो जब ये मौजूद नहीं है तो एक काम करो, इसको इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, दोनों का मतलब तो एक ही है। यानी कि यूनिवर्सल में से क्या माइनस करा दो, a इंटरसेक्शन b। क्यों, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि x बिलोंग करता है यूनिवर्सल से लेकिन बिलोंग नहीं करता किससे, जब नहीं करता तो मुराद ये उसको माइनस करा, डिफरेंस ले लो उसका। जब उसको माइनस करा दोगे तो इसके अंदर अब जो एलिमेंट बचेंगे वो सारे के सारे कौन से बनेंगे, यूनिवर्सल के बनेंगे। आइए समझ, सिंपल इज दैट, a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। आप चाहो तो इसको लिख लिख के भी कर सकते हो। एक सेट ले लो मिसाल के तौर पे 1 से लेके 5, दूसरा सेट ले लो आप 2 3 4, और एक सेट ले लो आप मिसाल के तौर पे 3 4 5। इस प्रॉपर्टी को होल्ड करके देख लेना, तो इसके अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आएंगे वो यूनिवर्सल के होंगे, इंटरसेक्शन b के नहीं होंगे, क्योंकि वो तो माइनस करा चुके हो। यानी कि जो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। For any two non-empty sets A and B, if A union B is equal to U and A intersection B is equal to empty set। ये हमने दो सेट्स अपने वहां पे डिफाइन किए थे प्रीवियस सेशंस के अंदर, एग्जॉस्टिव सेट और दूसरा सेल्स। एग्जॉस्टिव सेट्स और सेल्स। एग्जॉस्टिव का जो ताल्लुक होता है वो ओवरलैपिंग सेट से होता है, जबकि सेल्स का ताल्लुक डिसजॉइंट सेट से होता है। सिंपल इज दैट, मिसाल के तौर पे देखिए एक सेट है हमारे पास 2 3 4
और दूसरा सेट है एंड। B इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे एक सेट है हमारे पास 2 3 4 और B सेट है 1 5। अगर मैं इसका यूनियन लेता हूं तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि A यूनियन B किसके बराबर आएगा? यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। लेकिन अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूं तो पता चलेगा इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है। कौन सा सेट है? ये डिसजॉइंट सेट है। और याद रखिएगा इस वक्त पर ये A और B आपस में सेल्स कहलाते हैं। ये क्या है? A क्या है? सेल। B क्या है? सेल। किसने बताया? इसके इंटरसेक्शन ने बताया। कह रहे हैं दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन ले लो तो उसका आंसर अगर मिसाल के तौर पे एम्प्टी सेट आता है, आप इसका इंटरसेक्शन लें तो इसका आंसर क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट। जबकि इसका अगर A यूनियन B लें तो किसके बराबर आएगा? U के बराबर आएगा। ये क्या कहलाते हैं? ये सेल्स कहलाते हैं। फिर मैं यही अर्ज करूंगा कि मैंने तफसील जो है वो अपने सेशन में बयान कर चुका हूं, तो इसलिए तफसील जानना चाहते हैं तो वहां, और अगर शॉर्टकट की आपको समझ में आ जाती है आसानी से तो बेहतर अंदाज में लीजिए, ज्यादा अच्छा। नंबर 9 ऑप्शन ए सेल्स। नंबर 10 ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। देखें ये एक सेट ए होता है, अगर इसका एक दफा कॉम्प्लीमेंट ले तो ये क्या कहलाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। एक प्रॉपर्टी है, इसको समझ लें, एक प्रॉपर्टी ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले तो ये ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आप चाहें तो इसको प्रूफ करके देख लीजिएगा, यहां से u माइनस ए करके देखिएगा तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। अगर इसका मिसाल के तौर पे एक और दफा कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट और इसका ये होल कॉम्प्लीमेंट, ये दो किसके बराबर आते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आता है? ए। इस ए के ऊपर दोबारा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल इज दैट कहने का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 3 दफा लेंगे तो वो सेट जो आ रहा होगा वो बराबर आ रहा होगा ए कॉम्प्लीमेंट के। किसके बराबर आ रहा होगा? ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर। इफ ए, अब ये कौन सा साइन लगा हुआ है इसको समझना पड़ेगा। इफ ए सुपर सेट ऑफ बी, इसका मतलब ए सबसे बड़ा सेट है और बी उसका सबसेट है। मैंने पहले ही कहा अगर आपको सुपर सेट, पावर सेट और कौन को इम्प्रॉपर सबसेट और सबसे इनके बारे में नॉलेज है तो एमसीक्यूज देखिएगा, वरना आपको नहीं समझ में आएंगे। इफ ए सुपर सेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी। ए सबसे बड़ा सेट है, मान लेते हैं सबसे बड़ा है तो इसमें 1 2 3 है, और एक और सेट है बी, इसमें 2 3। अब इसका यूनियन लीजिए, एक है 1 2 3 और बी है 2 3, इसका यूनियन लीजिए तो आंसर आएगा 1 2 3। तो पता चला जो आंसर आया ना वो कौन सा आंसर आया? वो सेट ए ही रिपीट हो गया। ऐसा कब होगा? जब ए सुपर सेट होगा। जब ए क्या होगा? सुपर सेट। यानी कि आंसर है इस दफा हमारे पास ऑप्शन ए, और उसका जो करेक्ट आंसर है यानी कि ए। नंबर 12 इन वेन डायग्राम डैश इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जब वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो फिगर ऐसी बनती है, इसके अंदर ये सेट्स होते हैं और ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल होता है ये दरअसल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आसान से ऑप्शन ए रेक्टेंगल। x, 6 इज इक्वल टू 2 और 6 इज इक्वल टू y माइनस 6। सॉल्व करके देख लेते हैं। लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 है और उसके बाद लिखते हैं 6 इज इक्वल टू y माइनस 6 के बराबर। और क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं फाइंड करो x प्लस y की वैल्यू क्या आएगी। तो कोई मुश्किल काम तो नहीं, x की वैल्यू तो पता चल चुकी क्वेश्चन में गिवन है। इस माइनस 6 पे यहां शिफ्ट करवा दें, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू y। y कितना आ गया हमारे पास? 12। x कितना है? 2, y कितना है? 12। इन दोनों का सम कीजिए तो आंसर आएगा 14, यानी कि द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर? इसके आगे चलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b। कहते हैं a क्रॉस b जब मालूम किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आए इसके अंदर वो 100 आए। कितने आए? 100 आए। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b वो कितने हैं? 5। पूछना ये जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद क्या है? देखिए ओ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ओ, यही तो होता है ना फॉर्मूला, और कौन सा होता है? ओ ए इंटू ओ बी। ये कितना दिया हुआ है? 100। ओ ए पता है हमें? नहीं, वो मालूम करना है। जबकि ओ बी कितना है? इसको तो एज इट इज लिखते हैं, और ये 5 है। 5 1 520। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने होंगे? 20 होंगे। जब भी तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 100 आ जाएगा। ये तो कोई मुश्किल नहीं है, देखेंगे तो उसको आसान कर देता हूं। 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई व्हाट, तो सीधा सा ऐसे ही मालूम करना है, डिवाइड कराने की जरूरत नहीं, इतनी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। बट 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, तो जवाब मिलेगा 3। इसमें कौन सी लॉजिक है? इसको डायरेक्ट
5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। इक्वेशंस को बैलेंस करना आना चाहिए बस। भाई ये 5 लिखा था ना, इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करा है 20 से, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने होने चाहिए 20 होने। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। यानी कि ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी 20। नेक्स्ट 15 में लिखते हैं हाफ फंक्शन। फिर वही देखें फंक्शन आ गया। अब तो फंक्शन के बारे में मालूमात होंगी, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, इनटू, ऑनटू, तो फिर ही टॉपिक समझ में आएगा, वरना सर के ऊपर से गुजर जाएगा। नंबर 15 में लिखते हैं आ फंक्शन इज कॉल्ड सरजेक्टिव। एक फंक्शन जो है वो सरजेक्टिव है कब, इफ रेंज डैश कोडोमेन। तो पहले ये मालूम तो होना चाहिए सरजेक्टिव बोलते किसको है भाई। सरजेक्टिव जो फंक्शन होता है वो किसको कहा जाता है, तो याद रखिए ऑन टू फंक्शन से रिलेट करता है। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं होता, मतलब कोडोमेन के तमाम एलिमेंट्स यूटिलाइज हो जाते हैं। मेरी इससे क्या मुराद है, जिसने मेरा प्रीवियस सेशन देखा था जिसमें मैंने फंक्शन पढ़ाया था उसको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन जिसके कोडोमेन के तमाम एलिमेंट जो है वो सारे के सारे इस्तेमाल हो जाएंगे। अ फंक्शन इज कॉल्ड सरजेक्टिव इफ रेंज या डोमेन, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं 4 5 6 7 ये पूरा क्या है कोडोमेन। अगर ये पूरा का पूरा कोडोमेन इस्तेमाल हो जाए मतलब ये पूरा कोडोमेन बन जाए रेंज। अब रेंज क्या होता है, तो अगर ये पूरा कोडोमेन रेंज बन जाए मतलब ये एक एरो यहां लगे, एक एरो यहां लगे, एक एरो यहां लगे, एक एरो यहां लगे, दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए शर्त ये होती है जो कोडोमेन होती है वो रेंज के बराबर होती है। जो कोडोमेन है, अभी सारे एलिमेंट्स क्या थे कोडोमेन, अभी सारे क्या बन गए रेंज बन गए। कैसे बन गए, एवरी इनपुट, हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा है। इस कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव कौन सा बनता है, ऑन टू बनता है। ऑन टू कौन सा बनता है, जिसके अंदर पूरा कोडोमेन इस्तेमाल, जिसमें कोडोमेन पूरा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब कोडोमेन सारी की सारी क्या बन चुकी है, रेंज बन चुकी है। अ फंक्शन इज कॉल्ड सरजेक्टिव इफ रेंज बराबर आ जाए किसके, इज इक्वल टू, यानी कि यहां पे जो राइट आंसर है वो सी है। सी यानी कि इज इक्वल टू आई वाज। खैर आगे चलते हैं। अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू, अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू। अब इनटू फंक्शन कौन सा होता है, इनटू फंक्शन वो होता है जैसे ये कोडोमेन था, इस कोडोमेन में से जब हमने इसको मैपिंग करना शुरू करी तो पता चला कि इसके अंदर एक एलिमेंट जो था वो इस्तेमाल नहीं हुआ। इस्तेमाल नहीं हुआ से मुराद ये कि टोटल कोडोमेन में जो एलिमेंट है 4 5 6 7 8 ये सारा क्या है कोडोमेन। इस कोडोमेन में से रेंज क्या बना, रेंज से मुराद ये जिसके ऊपर एरो आके लगा 4 5 6 7, इस पे लगा नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो रेंज है ना ये सबसेट है किसकी, कोडोमेन की। ये बातें इतनी आसानी से नहीं आएंगी समझ में जब तक रेंज, सबसेट, कोडोमेन ये तमाम बातों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एमसीक्यूज देखने से हासिल कुछ भी नहीं होगा, अपने वक्त का जिया कर रहे हैं अगर आपको ये तमाम चीजें तफसील से नहीं पता। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था पूरा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर ये तमाम बातें आपने पढ़ी हैं तो फिर समझ में आएगा। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू। अब ये फंक्शन इनटू बन गया, अगर ये 8 हटा दो तो ऑन टू है, कोडोमेन पूरी की पूरी इस्तेमाल हो गई, रेंज बन चुकी है। लेकिन अब पूरी कोडोमेन इस्तेमाल नहीं हो रही। अब रेंज जो है, जो रेंज आ रही है वो सबसेट का एक हिस्सा है, सॉरी कोडोमेन का एक हिस्सा है। और जब किसी का कोई हिस्सा हुआ करता है तो उसको हम सबसेट कहा करते हैं। क्या कहते हैं, सबसेट कहा करते हैं। सिंपल इज दैट भाई, इसकी पूरा का पूरा कोडोमेन इस्तेमाल नहीं हुआ, दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। इससे ज्यादा मैं तफसील से क्या बात करूं। अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू इफ रेंज। अब ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी से मुराद है सबसेट। फिर उन्होंने पूछा अच्छा सबसेट बताओ कौन सा वाला सबसेट है, क्योंकि सबसेट दो किस्म के होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसेट है, क्योंकि ये जो सेट बन रहा है हमारे पास रेंज का, वो प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है बस छोड़े, फिर आगे चलें अगर प्रॉपर सबसेट नहीं बता। नंबर 17, व्हिच वन इज द फंक्शन 2 5 ऑप्शन ए 2 5 2 7 3 8 तो बदल है फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनपुट पे एक इनपुट के ऊपर दो आउटपुट आ रहे हैं। ऑप्शन बी 6 7 7 6 6 8 ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि 6 के ऊपर 7 भी मिल रहा है, 6 के ऊपर 8 भी मिल रहा है, ये भी फंक्शन नहीं है। अच्छा ऑप्शन सी 0 पुट करा, इनपुट करा 5 मिला, 6 पुट करा 0 मिला, 5 पुट करा 6 मिला। क्या मतलब हुआ, जितने इनपुट दे रहा हूं उन सब के ऊपर आपको कोई ना कोई नया आंसर मिलता जा रहा है, यूनिक आंसर मिलता जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये फंक्शन है।
ये फंक्शन है। और भी क्या तफसीलात है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हाँ सिर्फ यही फंक्शन है और कोई फंक्शन नहीं हो सकता, और भी फंक्शन हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं जो आप इनपुट कर रहे हो उसके ऊपर आपको एक नया आउटपुट मिल रहा है। कि सिंपल इज दैट कहने का मतलब ये है कि 2 पुट करने पे 4 मिला और 2 पुट करने पे 5 मिला, ये नॉट अ फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट के ऊपर 2 आउटपुट मिल रहे हैं। हाँ ये जरूर हो सकता है, 2 पुट करने पे 4 मिला और 3 पुट करने पे 4 मिला, हाँ ये फंक्शन है। इससे ज्यादा क्या बताऊं, तो एमसीक्यूज का सेशन है भाई। तो यहां पे लिखते हैं कि 0 5 0 पुट करा 5 मिला, 6 पुट करा 0 मिला, 5 पुट करा 6 मिला, कोई इश्यू नहीं, बिल्कुल फंक्शन है ये। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी नन ऑफ दिस, तो ये तो खैर रहने दे। नंबर 18, व्हिच वन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव? वो फंक्शन बताइए जो हमेशा का हमेशा ऑलवेज बाइजेक्टिव होता है, हमेशा बाइजेक्टिव होता है। उसको पहले ये समझ ले बाइजेक्टिव बोलते किसको है। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो याद रखिएगा एक ऐसा वाहिद फंक्शन है जो हमेशा 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 बाइजेक्टिव रहता है। वो कौन सा फंक्शन है? उस फंक्शन का नाम है 1 1 क्रॉसपोंडेंस। अब 1 1 क्या होता है पहले इसको समझते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पुट करने पे 6 मिला, 3 पे 7 मिला, 4 पे 8 मिला, 5 पे 9 मिला। दिस फंक्शन इज कॉल्ड 1 1। फंक्शन का नाम क्या है? 1 1। अच्छा दूसरी चीज में क्या पाई जा रही है? ऑन टू। ऑन टू क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा कोडोमेन इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा तो क्रॉसपोंडेंस क्या है? तो याद रखिएगा 1 1 की भी 2 किस्में, 1 1 की भी 2 किस्में। ये कौन सा है? ये है 1 1 क्रॉसपोंडेंस। क्रॉसपोंडेंस का मतलब ये जो पहला इनपुट करेंगे उसका पहला जो आउटपुट आएगा उसी के सामने होगा। पहला पहले से रिलेट करेगा, दूसरा दूसरे से रिलेट करेगा, तीसरा तीसरे से रिलेट करेगा, चौथा चौथे से रिलेट करेगा। दिस फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 क्रॉसपोंडेंस। ये वाहिद फंक्शन है जो आप इसको जब भी देखोगे ये आपको हमेशा कैसा मिलेगा? बाइजेक्टिव। इसके बाद है इफ फंक्शन n to r, यानी कि डोमेन इसकी नेचुरल नंबर है और जबकि इसकी जो रेंज है, डोमेन से मुराद ये कि जो आप इनपुट दे रहे हैं वो सारा का सारा नेचुरल नंबर है और जो आउटपुट आएगा वो r है। r स्टैंड फॉर रियल नंबर है, यानी कि उसके अंदर सारे रियल नंबर शामिल होंगे। आगे चलते हैं, कहते हैं कि इसमें से विच वन इज नॉट पॉसिबल। देखिए पहले वाला f5 लिखा हुआ है, यानी कि नहीं कि आपने इनपुट क्या करा 5। हाँ पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल? नेचुरल नंबर में 5 नहीं आता, बिल्कुल आता, तो 5 पुट कर सकते हैं। बी में लिखते हैं 7 पुट करा, हाँ ठीक है कोई मसला नहीं। डी में लिखते हैं, डी में कहते हैं आपने 9 पुट करा, हाँ ठीक है कर सकते हैं, नेचुरल नंबर में आता है। जबकि सी में लिखते हैं, सी में लिखते हैं f-2, आपने क्या पुट करा, ये छोड़ दें क्या आया वो उसकी बात नहीं हो रही, क्या पुट करा तो पता चला -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें से लिखा है सारे सही है, कोई एक ऐसा शायद जो गलत है। कौन सा गलत है? ये गलत है। क्यों गलत है? कह रहे हैं डोमेन, इसको पढ़ने का जो सेट लिखा है इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। फंक्शन a to b, ये तो ऐसे लिखा है मिसाल के तौर पे, लेकिन अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन n to r, n से मुराद है नेचुरल नंबर, r से मुराद है रियल नंबर। ये डोमेन है और ये हमारे पास रेंज है, रेंज से मुराद ये कि y है, y से मुराद ये कि आउटपुट है। कह रहे हैं जो इनपुट करोगे वो नेचुरल नंबर से करोगे। मुख्तसर ये कि आपने -2 पुट कर दिया तो पता चला -2 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब है इसमें से जो ऑप्शन सी है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट लास्ट, विच वन इज कम्यूटेटिव? इनमें से कौन सा कम्यूटेटिव हो सकता है? ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, हाँ ये हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो सही है, लेकिन गलत क्यों है दूसरे वो बता देता हूँ। डिफरेंस मैं पहले बता चुका हूं, डिफरेंस करने से a माइनस बी या b माइनस ए से दोनों से आंसर में फर्क आता है। आप चाहें तो करके देख लीजिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें फर्क आएगा। 2,3 लिखें और 3,2 लिखें, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होते। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ऑप्शन डी नन, तो नन तो है ही नहीं, नन से मतलब कुछ भी नहीं कुछ है। यूनियन एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यूनियन पे करती है, इंटरसेक्शन पे करती है, सिमेट्रिक डिफरेंस पे करती है। आ रही बात समझ में? यहां पे जो ऑप्शंस दिए हुए इसके अंदर राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी यानी कि यूनियन है। क्लियर? तो आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज जल्द आपके सामने हाजिर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।